भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज केजरीवाल सरकार पर 6 सालों में दिल्ली का विकास ठप करने और झूठ एवं विनाश की नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए पूछा कि ऐसी पार्टी और सरकार को जनता वोट क्यों दे। उन्होंने केजरीवाल सरकार से 5 सवाल पूछते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी एक भी कारण बता दे जिससे उन्हें वोट दिया जा सके। आज हुए एक प्रेस वार्ता में आदेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल की मुश्किल घड़ी में जब जनता को सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त केजरीवाल और उनके विधायक घर के बाहर निकले तक नहीं। फ्री वाईफाई, नल से साफ पानी का वादा सबके साथ सब जुमले साबित हुए। मुफ्त बिजली तो छोड़िए, शालीमार बाग की झुग्गियों में बिजली तक नहीं है। आदेश गुप्ता ने दिल्ली को कूड़ेदान बनाने वाली केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप सरकार काम करने के बजाय काम को रोकने का प्रयास किया है। दिल्ली नगर निगम के विकास कार्यों को रोकना केजरीवाल विधायक और निगम पार्षदों की नीति बन गई है। उन्होंने कहा कि आपके विधायक होने के बाद भी शालीमार बाग की सड़कें, नाली और गलियां धूल से भरी पड़ी हैं। ग्रीन पीस दक्षिण पूर्व एशिया के एक रिपोर्ट ने बताया पिछले 1 साल में 54,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जो प्रदूषण रोकथाम के लिए केजरीवाल सरकार की लापरवाही का सबूत है। जब दुनिया के अंदर देश में जो साथ खड़ा है वही आपका साथी है, तो शालीमार बाग की जनता आम आदमी पार्टी से सवाल पूछती है कि जब आपने यहाँ पर आम आदमी पार्टी की विधायक भी हैं जिन्होंने कोरोना संकट में लोगों के दिल्ली में इनकी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है और साथ ही साथ यहाँ की विधायक भी आम आदमी पार्टी की है और वो आज दिल्ली में एक शौचालय भी नहीं बन रहा है। शालीमार बाग के अंदर एक टॉयलेट बनाने के लिए 1 साल उनको लग रहा है। इसी तरह से ये साफ पानी नहीं दे पाए, फिर आम आदमी पार्टी क्यों ये एक्सपेक्ट करती है कि शालीमार बाग की जनता इन्हें वोट करे। यहाँ पर सड़कों और गलियों की हालात इतने खराब है, फिर दिल्ली की शालीमार बाग की जनता से उम्मीद रखते हैं कि लोगों को वोट करें। कौन सा मुंह लेकर आए कि हाँ भाई हमको वोट करें। इनके विधायक ने यहाँ पर जो एमसीडी काम कर रहा था उसको रुकवाने का काम किया है, फिर आम आदमी पार्टी को शालीमार बाग की जनता वोट क्यों करे। तो योगी सरकार के 5वें बजट में यूपी के लोगों को आखिर कितना फायदा होगा, इसको लेकर इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया से न्यूज पर इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की। बातचीत करने के लिए रामाशंकर कठेरिया जी है, बीजेपी सांसद है। सर, बजट आया योगी सरकार का, क्या कुछ खास रहा बजट में? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो बजट है लगभग 5.5 लाख करोड़ का है। पहली बार उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा बजट, और उसमें जो खासियत है वो खासियत ये है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, और वो सपना है कि हमारा जो भारत है वो एक आधुनिक भारत बने, एक स्वावलंबी भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, हमारे देश का किसान मजबूत हो, हमारे देश के जो मजदूर हैं वो मजबूत हों, स्वावलंबी बने, और नई शिक्षा नीति की दृष्टि से भी इस बजट में बहुत कुछ विशेषताएं हैं। इसी के साथ साथ वहाँ इस बजट में एक उत्तर प्रदेश में नई उद्योग नीति के आधार पर मैं कहूँ कि जो एमएसएमई का छोटे छोटे जो उद्योग हैं, जो हुनर है, उसको बढ़ावा देने का इस उत्तर प्रदेश के बजट में बहुत ध्यान रखा गया है। लेकिन सर, अखिलेश यादव तो सरकार पर निशाना साध रहे हैं बजट को लेकर। देखिए, अखिलेश यादव तो झुंझलाहट में बोलते हैं क्योंकि उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। उनको भविष्य में भी लगता है कि जितनी सीटें उतनी बचेंगी नहीं, और इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। पहली बार जो 5.5 लाख करोड़ का बजट आया है उसको याद व्यापक तौर पर देखें तो सभी क्षेत्रों में मुझे लगता है कि बहुत बड़े उत्तर प्रदेश, ये उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में ये बजट सिद्ध होगा। सर, उन्नाव मामले में अब तक कहाँ तक कार्रवाई पहुँची? देखिए, उन्नाव में जो प्रशासनिक तौर पर जो रिपोर्ट आई है और जो सच्चाई सामने आई है उसके आधार पर वहाँ सख्ती से कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ रामाशंकर कठेरिया जी, जिनका कहना है कि उन्नाव मामले में सख्ती से प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी। तो वहीं दिल्ली में 28 फरवरी को दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। कल्याणपुर से बीजेपी प्रत्याशी सियाराम कनौजिया ने के लिए कैंपेनिंग करने पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने न्यूज वन इंडिया संवाददाता रवि कुमार से खास बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा।
इस समय मौजूद है दिल्ली के कल्याणपुरी में, जहां पर आज मनोज तिवारी जी आए हैं यहाँ के प्रत्याशी को जिताने के लिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आइए उनसे जानते हैं क्या मुद्दे रहे। सर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्या मुद्दे हैं सर सियाराम जी को जिताने के लिए? देखिए, यहाँ हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक ही बात हमने पूछी है जिसको 5 पार्ट में 5 सवाल है कि सीएम आम आदमी पार्टी का, विधायक आम आदमी पार्टी का, पार्षद आम आदमी पार्टी का, फिर भी ये स्थान इतना नारकीय क्यों हो गया? लोग नाला का मिला पानी पीने पे क्यों मजबूर हैं? पार्किंग व्यवस्था क्यों नहीं है? और पार्क जो है कूड़े घर कैसे बन गए और इतनी गंदगी क्यों है? ये सवाल का जवाब दे आम आदमी पार्टी। लगभग सर यहाँ देखा गया है कि गंदगी का अपार लगा हुआ है सर, गंदगी का अंबार लगा हुआ है लगातार। यहाँ इन्हों के आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, फिर उसके बाद सर कुछ काम नहीं हो पा रहा। तो आपने क्या कहना है? वही कहना है कि कैसे ये लोग कह सकते हैं कि हमको मौका तो हम ये करेंगे, जबकि सारा मौका दे दिया गया, फिर भी क्षेत्र की ये स्थिति है। ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद होने के बाद, आम आदमी पार्टी के विधायक होने के बाद गंदगी का अंबार है। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि किस तरीके से उनके कैंडिडेट जीतेंगे और वो किस तरीके से जीतने के बाद अपनी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। मैं न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए रवि कुमार इस समय मौजूद है। तो दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। त्रिलोकपुरी इलाके में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रत्याशी विक्की पार्चा के लिए लोगों से वोट देने की अपील की, जिस दौरान आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता कपिल मेडी ने खास बातचीत की। तो एमसीडी उपचुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद से बातचीत भी हुई और साथ ही साथ अगर बात करें, चंद्रशेखर आजाद लगातार एमसीडी को लेकर बीजेपी पर हमलावर नजर आए। बीजेपी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि एमसीडी ने कोई कामकाज नहीं किया। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने संवाददाता से बातचीत में कहा, वो आपको सुनाते हैं। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में और मेरे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी। आइए जानते हैं उपचुनाव को लेकर क्या क्या रणनीतियां हैं आजाद समाज पार्टी की। सर ये बताइए सर, किस तरीके से आप इस चुनाव में किस तरीके की रणनीतियां और अपने कितने कैंडिडेट को? देखिए, रणनीति आपको बताएंगे हमारे नेता जी विक्की पार्चा जी, जो यहाँ प्रत्याशी हैं जी, और जो यहाँ की तमाम समस्याओं से एक पढ़ा लिखा नौजवान जो अवगत है, जो उनको बदलना चाहता है, जो समस्या यहाँ है वो काम करना चाहता है, वो मौके की तलाश में है। अभी सर आप अपने भाषण में बता रहे थे कि भ्रष्टाचार एमसीडी में लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर सर किस तरीके की, अगर आप चुनाव जीते, किस तरीके का हम रहेगा सर? जो भ्रष्टाचार है उसको जनता के सामने लाएंगे। जो लोग झूठे वादे करके आज सत्ता में बैठे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, उनको बेनकाब करेंगे और नौजवानों को आगे आने का मौका दे देंगे। सर कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से युवाओं में एक प्रेरणा सूत्र बनते जा रहे हैं, हर तरीके से आप समाज में आगे खड़े रहते हैं, तो इस चुनाव में कहीं ना कहीं उसका फायदा देखने को मिलेगा। देखिए, मुझे भरोसा है, जनता त्रस्त हो चुकी है इन तमाम सरकारों से, इनके झूठे वादों से। और हमने जब से काम संभाला तब से हमने काम किया और जिस काम को हमने कहा है जनता को करके दिखाया, वो कोई मामला रहा हो। अब सरकारों से जो त्रस्त लोग हैं वो कुछ नया चाहते हैं और इस देश का युवा तो जो है वो बदलाव चाहता है, क्योंकि युवा रोजगार के लिए परेशान है। वो नौकरी का फार्म भरेगा, 6-6 महीने जो एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर एक विधायक की डेथ हो जाए या विधायक कोई बर्खास्त हो जाए तो वो 6 महीने भरना होता है। नौजवानों के लिए रोजगार के लिए कोई सरकार पे माध्यम नहीं है। सरकार प्रायोजन कर रही है, सरकारी जो नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो हमें नौजवानों की चिंता और हम नौजवानों के साथ खड़े हैं और आशा और उम्मीद है कि यहाँ से एक नया समीकरण बनेगा और विक्की पार्चा जो ईमानदार है और एक कर्मठ पढ़ा लिखा नौजवान है, वो यहाँ लोगों के दिलों पर राज करेगा। जिस तरीके से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर और तमाम बॉर्डरों पर इतने लंबे समय से किसान आंदोलन को जारी रखे हुए हैं, उस पर आपका सर क्या कहना है? देखिए, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हक की लड़ाई लड़ना सभी का अधिकार है। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और इस अधिकारों की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। तो वहीं देश में लॉकडाउन के समय सभी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। आज पश्चिमी दिल्ली में सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ने ट्रांसजेंडर्स पर एक सेमिनार आयोजित किया, जिसका मकसद था भारत में लॉकडाउन के दौरान ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन सभी को सेमिनार में मिले फीडबैक से सरकार के विभिन्न मंचों पर साझा किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ध्यान में रखकर बेहतर बदलाव हो सके। नाम क्या? निशु। किस तरह का प्रोग्राम था ये आज कोविड-19 के अगेंस्ट जो हमने अपने प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करनी पड़ी है, उसके अगेंस्ट ये प्रोग्राम रखा गया है। कितना कारगर मानते हैं, कितना सफल रहा? बहुत सफल रहा है, हम लोगों को बहुत सपोर्टेंस मिल रही है यहाँ से और जितनी भी प्रॉब्लम फेस करने को मिली है हमने सब कुछ बताया है और NGOs वालों का कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्टेंस देंगे ये लोग। आप हमारे चैनल के माध्यम से भारत सरकार से कुछ कहना चाहते हैं?
आज जो सॉल्यूशंस हम लोगों ने जो भी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं सारा हमने डिस्कस करा है। मैं चाहती हूँ उनका सॉल्यूशन भी निकले, ये ना हो कि यहीं पर ही बात करके हम लोग यहीं पर ही इसको ख़त्म कर दें, ऐसा ना हो ना तो बहुत अच्छा रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग बात करते हैं और उसको ख़त्म कर दिया जाता है यहीं पे फिनिश, और घर जाने के बाद भूल गए हम उसको। ऐसा ना हो। जो मैं चाहती हूँ कि जो हमने आज प्रॉब्लम्स यहाँ जो बताई हैं अपनी, और जो गवर्नमेंट को जो भी शो करा है NGOs को, उसका सॉल्यूशन निकले। तो ये थी हमारे साथ निशु जी का साफ तौर पर कहना था कि बातचीत का मकसद हंगामा करना नहीं, इसका कोई ना कोई समाधान निकलना चाहिए। और सरकार जो प्रयास कर रही है ट्रांसजेंडर को लेकर, वो बशर्ते शुरुआत अच्छी है, लेकिन उनका अंजाम तक पहुंचना अभी बाकी है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में 28 फरवरी को दिल्ली नगर निगम यानी MCD की 5 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। उपचुनाव में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दिल्ली की तीनों ही बड़ी पार्टियों ने पूरी ताकत चुनाव प्रचार में पूरी तरह से झोंक दी है। भाजपा और आम आदमी पार्टी जहां अपने वर्चस्व को कायम करने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी अपने वजूद को बचाने की हर संभव कोशिश में है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अब इन 5 वार्डों को कवर करने के लिए अलग अलग रोड शो करने की शुरुआत कर दी है। तो वहीं शालीमार बाग में अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता भी सुनीता मिश्रा के समर्थन में प्रचार करने पहुंच गए, जिस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने पंकज गुप्ता से खास बातचीत की। आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी हैं, जो आज अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर जो रैली में आए थे, शालीमार बाग में रोड शो किया, वहाँ पे पंकज गुप्ता जी भी आज पहुँचे थे। उनसे बात करते हैं। उपचुनाव चल रहे हैं, किस तरह का वो जोश जो है वो अपने कार्यकर्ताओं में और इलाके के लोगों में देख रहे हैं। पंकज जी, पहले नमस्कार। ये बताइए, आज रोड शो था केजरीवाल जी का, आप भी पहुंचे थे, कैसा समर्थन लगा? जिस तरह से हर खिड़की से, हर दरवाजे से, हर छत से, हर गली में जो लोगों का जमाव था, जो लोगों के चेहरे पर चमक थी अरविंद जी को देखने के बाद और खुशी थी, और जिस तरह से वो उनका अभिनंदन कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि ऐसे माहौल में आम आदमी पार्टी को हरा पाना किसी के लिए भी संभव है। मेरा पूरा विश्वास है कि इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भारी बहुमत से जीतेगी। आपने देखा होगा इलाके में, जैसे अभी बीच में भी अल्लाह मचा के बीजेपी के लोग जो है वो साड़ियाँ बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, इस तरह की शिकायतें इस इलाके में शालीमार बाग में लगा। देखिए, ये उनकी राजनीति है, हमारी राजनीति है काम की। हमने हर बार सिर्फ काम के ऊपर वोट मांगा है और जनता ने हमें काम के लिए वोट दिया है। सुनीता मिश्रा के लिए आप वोट कार्यकर्ता से क्या कहेंगे, किस तरह से? सबसे पहले मैं शालीमार के 62 नंबर वार्ड के सभी निवासियों से कहना चाहता हूं कि एक बार सुनीता मिश्रा जी को, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को MCD में मौका दें। उनकी जो भी शिकायतें हैं MCD से, हम 1 साल के अंदर उसको ख़त्म करके दिखाएंगे। और दूसरा, अपने कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने जिस तरह का माहौल बनाया, जिस तरह से लोगों के साथ मिलकर इस रैली को सफल बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया, उसके लिए पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से और हम सब की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया। आप देख सकते हैं, साहब पंकज गुप्ता जी का कहना है कि एक बार सुनीता मिश्रा को जो है आप यहाँ से जिताइए, जो भी इलाके की शिकायतें हैं, जो MCD के द्वारा काम नहीं हुए, उनको वो पूरा करेंगे और अपने कामों पर खड़ा उतरेंगी। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। आज विजय सापला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार संभाला। इस दौरान बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता से बातचीत की। हमारे साथ बीजेपी सांसद हंसराज हंस जी हैं। सर, आज विजय सांपला जी ने पदभार ग्रहण किया, क्या कुछ कहेंगे? बहुत सबसे पहले तो शुभकामनाएं जनाब विजय सांपला साहब को, और बहुत अच्छी बात है कोई योग आदमी आए इस आयोग में, तो लोगों को इंसाफ मिलेगा। उन लोगों की बात जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी बात आगे तक पहुंचेगी। डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ वो आवाज़ को उठाएंगे। सर, किसान आंदोलन को लेकर कई दिनों से किसान बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, आप भी सिंगर रह चुके हैं, सिंगर भी हैं, और कई सिंगरों के नाम भी इस किसान आंदोलन में जुड़े हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहिए? सिंगरों से पहले मैं किसान का ही बेटा हूँ, चाहे गरीब किसान का हूँ, खेत मजदूर का हूँ, लेकिन खेतों में हमारी परवरिश हुई है। हम सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मामला वाइंड अप हो, अपने अपने घरों में जाए। तो आज विजय सापला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार संभाला है। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज चेहरे मौजूद रहे। इस दौरान NCSC के नए अध्यक्ष विजय सापला ने न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी से खास बातचीत की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला जी। सर, आज आपने पदभार ग्रहण किया, क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, आयोग का जो मुख्य भूमिका रहती है वो वंचित समाज जिसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति का
लोग रहते हैं उनके साथ अन्याय होता है, उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, उन सबको न्याय दिलाने में इस आयोग की भूमिका रहती है। और कहीं भी ऐसे केसेस आते हैं तो उनको न्याय दिलाना हमारी भूमिका रहेगी। और चाहे वो केंद्र शासित विभाग हों, चाहे अर्ध सरकारी विभाग हों, और चाहे प्रदेश के द्वारा सरकारों द्वारा चलाने वाले विभाग हों, उन सब में कहीं भी कर्मचारी जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं उनके ऊपर कहीं उनके रुकावट आती है तो उनको न्याय दिलाना इसका काम रहेगा। चाहे वो सामाजिक हों, गैर सामाजिक हों, किसी तरह के भी हों, जहाँ भी अन्याय हुआ उसको न्याय दिलाना। और साथ में सरकार की जो योजनाएं होती हैं, केंद्र सरकार द्वारा या प्रदेशों द्वारा जो क्रियान्वित की जाती हैं, उसका सही से क्रियान्वयन हो, उसका भी कहीं गलत उसका उपयोग ना हो, इसका भी ध्यान रखते हो, उसके लिए भी हम समय समय पे अपनी बात करें। सर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उन्नाव कांड आपने देखा, हाथरस देखा, आप कितना मानते हैं योगी सरकार कितने सख्त एक्शन और जल्दी एक्शन लेती है इस मामले में, दलितों के मामले में? कि उन्नाव के लिए भी बात कहूँ तो जो मुझे जानकारी मिली है तो कि 2 बहनें जो थी आपस में रिश्तेदार थी, उनकी हत्या हुई है और एक कोमा में थी, आईसीयू में थी, और अभी शायद वो आईसीयू से बाहर भी आ गई। और उनको जो आर्थिक मदद दो देनी वो अलग बात है, क्योंकि मैं आर्थिक मदद को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देता जितना न्याय की बात है। तो उसमें जिनको गिरफ्तारियां थी वो गिर गई। और इसमें एक समस्या है कि वो जो इसमें अक्यूज़्ड हैं वो भी अनुसूचित जाति के हैं, तो इसलिए उसके ऊपर आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती, प्रदेश सरकार की रहती है। और उसमें उन्होंने गिरफ्तारी भी की और सख्त सज़ा मिले ऐसे हम उनको कहेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ विजय सांपला जी, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार भी इस मौके पर मौजूद रहे, जिनसे हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की। हमारे साथ एससी आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर जी हैं। सर, आपने अभी अभी पदभार ग्रहण किया है हाल ही में, क्या कुछ चुनौतियां है आपके सामने? देखिए, सरकार जिसके लिए हम लोग इधर संवैधानिक बेंच में दायित्व दिया है, काफ़ी दिनों से हम लोग इस विषय पर संघर्ष किया है, राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है। उसके बाद काम करने के बाद गवर्नमेंट को लगा है कि इस लोगों को देने से हमारा अनुसूचित जाति वर्गों को लोगों को न्याय मिलेगा। और संविधानगत प्रदत्त जो रूल्स है, जो रूल्स एंड रेजुलेशन है, वही मान के हमारा अनुसूचित जाति वर्गों के लिए जो न्याय दिलाना है, जो न्याय नहीं मिला है अभी तक, उसके न्याय दिलाने का काम ये अनुसूचित जाति आयोग से हम लोग करते रहेंगे। सर, उत्तर प्रदेश की अगर घटनाओं की बात करें तो दलितों पर जिस प्रकार से छिटपुट घटनाओं की अगर हम बात करें, उन्नाव कांड आपने देखा, हाथरस देखा, जिस प्रकार योगी सरकार ने कार्रवाई की, कितनी जल्दी कार्रवाई आप मानते हैं कि योगी सरकार ने कितनी जल्दी कार्रवाई करी? क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की गई। घटनाएं पूरे देश में होती है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में किसी दलित के साथ कोई घटना हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी का गवर्नमेंट आने के पहले से बहुत दिनों से उधर का जात पात का ही राजनीति लेके, जात पात को राजनीति का मूलधन बना के सभी दल उधर में राजनीति किया है। मोदी जी का गवर्नमेंट आने के बाद मोदी जी इस तरीके सबका साथ सबका विकास लेके चलने का मंत्र दिया है। वही मंत्र में अभी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जो सब कारोबारी है, जो जात पात लेकर राजनीति करने वाला था, वो सभी का दरवाज़ा बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी उधर गुंडागर्दी जो राज था वो राज खत्म हो गया। योगी जी ने इतना अच्छा काम कर रहा है, वो कोई जात पात नहीं देख रहा है। जो लोग भी है, जो लोग न्याय नहीं हो रहा है, उसके न्याय दिलाने का काम वो लोग कर रहे हैं। और हम लोग भी उसी घटना, वो जो एससी का लोगों को जो हत्या हो गया है, मर्डर हो गया है, उसके बाद हम लोग भी इधर से इंक्वायरी चलाया और उधर के हमारा जो डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर को उसका घर के जाने के बाद पूरा छानबीन करके हमारा पूरा तथ्य लेके आया। उसमें हम लोग देखा है जिसमें एट्रोसिटी का कोई मामला नहीं है जो हमारा आयोग की तरफ से कुछ कर पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को हम लोग चिट्ठी लेके उन लोगों को बताया जो उनको तुरंत उनको कंपनसेशन देने का व्यवस्था कीजिए। हम लोग 10 लाख रुपया देने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को आज अनुरोध किया है। ऑलरेडी 5 लाख रुपया करके उनको कंपनसेशन दे दिया और बाकी 5 लाख रुपया देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं जैसे उन लोगों का कंपनसेशन मिलेगा। उन्नाव कांड की बात कर रहे हैं? जी, उन्नाव कांड के बाद में सर, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है देश में, तो धर्मांतरण को रोकने के लिए अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, अगर वो धर्मांतरण की तरफ वो आकर्षित होते हैं या दूसरे धर्म में जाते हैं, इसको रोकने के लिए आयोग क्या कुछ करेगा? देखिए, धर्मांतरण एक बहुत पुराना रोग है। ये लोग लेके बहुत लोग राजनीति कर रहे हैं। इसमें धर्मांतरण का लेके हम लोगों का
ये ऐसा कुछ कानूनी जो व्यवस्था है, जो कानून में जो है, हम लोग कानून का बाहर तो नहीं चल सकते ना। जो कानून का अंदर में जो व्यवस्था है, जो करना है हम लोग के कानून का सामने रख के हम लोग चलेंगे। कुल तो ये थे हमारे साथ अरुण हदल जी, न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे साथ एससी आयोग के तो राशन डीलर की दुकान में लाखों की लूट हुई है और लुटेरों ने सामान खरीद रहे लोगों से पैसे छीने हैं। सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की तस्वीर भी कैद हुई। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अशोक विहार की घटना, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तो राशन डीलर की दुकानों में लाखों की लूट हुई है। दिल्ली से यह मामला, लुटेरों ने सामान खरीद रहे लोगों से पैसे भी छीन लिए। लुटेरे पहुंचे एक दुकान पर, जहां पर राशन की दुकान पर छीनी उन्होंने तमाम पैसे और जो सामान तमाम वहां पर ग्राहकों के पास था वो सब छीन लिया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अशोक विहार की यह घटना बताई जा रही है। तो पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस मौके पर पहुंची है और तमाम छानबीन की जा रही है। तो दिल्ली में राशन डीलर की दुकान में लाखों की लूट हुई है। वहां मौजूद तमाम ग्राहकों से भी पैसे छीन लिए गए। लुटेरों ने सामान खरीद रहे लोगों से भी पैसे छीने हैं। तो सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की तस्वीर भी कैद हुई है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अशोक विहार की यह घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। राशन डीलर की दुकानों में लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली में लूट की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। एक ताजा मामला नॉर्थ वेस्ट जिले के अशोक विहार थाने के वजीरपुर चौकी के अंतर्गत सामने आया है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हुई एक राशन की दुकान है और कंप्यूटर मार्केट का यह इलाका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम राशन की दुकान में राशन रखा हुआ है और यहाँ पे जो वारदात हुई है वो बड़ी चौंकाने वाली है कि 4 बदमाश बंदूक की नोक पर यहाँ घुस आए और घुस आने के बाद दुकानदार के साथ लूटपाट की और उसके साथ साथ जो यहाँ पर जो लोग थे जो सामान लेने के लिए आए थे उनके साथ भी लूटपाट की गई। आइए हमारे साथ दुकानदार हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। जी क्या नाम है आपका? नरेश बंसल जी। नरेश बंसल जी, क्या था ये पूरा मामला? वो 4 बंदे आए थे पिस्टल लेके और चारों ने पिस्टल लगा दी थी और उन्होंने बोला कैश निकालो नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे। और 2 ग्राहकों पैसे थे और उनके ग्राहकों पैसे छीन लिए और उनको मारने की धमकी दी थी और मेरा 1.5 लाख रुपए था वो लेके चले गए। मतलब कि कितने लोग थे, किस तरीके से आए, क्या एंट्री हुई, क्या टाइमिंग थी? वो 8:34। 8:34। हाँ जी। कितने की लूटपाट हुई? 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख रुपए की। तो क्या चारों के चारों मुंह पे मास्क बांध रखा था या कपड़ा बांध रखा था? मास्क लगा रखा था जी। मास्क लगा रखा हाँ था। जी। तो कुछ ऐसा लगा है कि कुछ जानकार है या कुछ आइडेंटिफाई हुए क्या? कुछ नहीं जानकार नहीं है। तो पुलिस में इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? अब देखो क्या करती पुलिस में, रिपोर्ट लिखा दी मैंने 100 नंबर। फिलहाल दुकानदार जो है उन्होंने बताया है कि इस पूरे मामले की उन्होंने। तो वहीं हमारे संवाददाता टीपू सुल्तान ने दुर्गेश पाठक से एमसीडी उपचुनाव पर खास बातचीत की, वो आपको सुनाते हैं। मैं मौजूद हूँ शालीमार बाग में और शालीमार बाग में केजरीवाल का रोड शो होने वाला है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दुर्गेश पाठक जी। दुर्गेश पाठक जी के साथ लोग सेल्फियां करा रहे हैं। दुर्गेश पाठक जी कैसे देख रहे हैं? देखिए, अपार भीड़ है, अपार जन समर्थन है और मुझे लगता है कि एक तरफा मुकाबला चल रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लूटा एमसीडी को, लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर क्रोध है और लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि इस बार झाड़ू कोट देंगे अरविंद केजरीवाल को। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा तो एक ही है कि दिल्ली का विकास अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हो रहा है और संपूर्ण दिल्ली, अगर एमसीडी भी अरविंद केजरीवाल के हाथ में आएगी तो और जबरदस्त विकास। भाजपा निशाना साध रही है कि भ्रष्ट भाई घोटालेबाज की सरकार है। पूरी तरह से आप बताइए, एक के घर पे लेंटर लेते हैं, पूरी दिल्ली गंदी कर रखी है। तो भारतीय जनता पार्टी से जनता बहुत नाराज है और उनके खिलाफ काम करेगी। ये थे हमारे साथ दुर्गेश पाठक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो चुनाव में लोगों के बीच में जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि किस तरीके से लेंटर माफिया एमसीडी में काबिज है और उन्होंने किस तरीके से पूरी एमसीडी को गंदा किया हुआ है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। तो दिल्ली लाइव में बस इतना ही। आगे भी खबरों को सलाह लगातार जारी रहेगी।